नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालें अभी तक की सुर्खियों पर। ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भारत के पास है नेतृत्व की क्षमता। ग्रीन ग्रोथ पर बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा, बजट में समाहित है अवसर और सुरक्षित भविष्य की गारंटी। नागालैंड और मेघालय में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे दिग्गज नेता। आखिरी चरण में पहुंच रहा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का किया शुभारंभ। बैठक के दूसरे दिन G20 देशों के प्रतिनिधियों के बीच संस्कृति सहित 4 महत्वपूर्ण विषयों पर जारी है चर्चा। बेंगलुरु में G20 के वित्त उपमंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक का दूसरा दिन। फाइनेंस से जुड़े मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने की कोशिश। बेंगलुरु में इटली के वित्त मंत्री जियानकार्लो जियोर्जेटी और अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने वित्त मंत्री सीतारमण से की मुलाकात। और T20 महिला वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल अब से थोड़ी देर बाद केप टाउन में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। ये वेबिनार बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विचारों और सुझावों को हासिल करने के लिए है। वेबिनार में 6 सत्र होंगे, जिनमें हरित विकास के ऊर्जा और गैर ऊर्जा दोनों घटकों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति और हरित विकास रणनीति का एक अहम हिस्सा है। वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा, गोवर्धन योजना भारत की बायोफ्यूल स्ट्रैटेजी का अहम उपकरण है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम ने कहा, भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके मुलाकात के बारे में जानकारी दी और कहा कि विविध विषयों, विशेष रूप से विकास और नवाचार के भविष्य के क्षेत्रों में डेविड मालपास के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। भारतीय रेल अब चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है। उत्तर प्रदेश ब्रॉडगेज लाइन ने 100% विद्युतीकृत होने के साथ कुल रूट किलोमीटर की 85% हिस्से के विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। रेलवे की इस उपलब्धि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। रेल मंत्रालय ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के साथ अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का लक्ष्य रखा है। अब इस क्षेत्र में रेल संपर्क बेहतर होगा और रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाएगी। अब इन रूटों पर रेलवे ट्रैक के 100% विद्युतीकरण होने से डिजिटल इंजन से विद्युतीकृत इंजन और विद्युतीकृत इंजन से डिजिटल इंजन बदलने में लगने वाले समय की भी बचत होगी। भारतीय रेल के 6 जोन अब पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गए हैं। पूर्वी तटीय रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे में बीजी मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य रेलवे ने पूरा कर लिया है। इस तरह 85% ब्रॉड गेज लाइन विद्युतीकरण होने का लक्ष्य प्राप्त किया है। 30 सितंबर 2022 तक भारतीय रेल में 65,141 BGRKM में से 53,098 BGRKM का विद्युतीकरण के साथ 81.51% था, जो फरवरी में बढ़कर 85% विद्युतीकृत हो गया है।
वित्त मंत्री ने आज G20 के वित्त उपमंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक से पहले अपने इतालवी समकक्ष जियानकार्लो जियोर्जेटी से मुलाकात की। इटली के वित्त मंत्री ने 2023 में सफल G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की और भारत ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण को सामने रखेगा। इटली के मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि इटली ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच सेतु बना रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अमेरिका के वित्त मंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात G20 FMCBG की पहली बैठक से पहले बेंगलुरु में हुई। दोनों नेताओं ने G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP के अलावा MDB को मजबूत करने, वैश्विक ऋण अस्थिरता, संपत्ति में कमी और स्वास्थ्य पर अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि कोविड-19 महामारी से सीखे गए सबक को भुलाया नहीं जाना चाहिए और भविष्य की महामारी के लिए तैयारियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पुणे के एक विश्वविद्यालय में G20 फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स समिट को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में एक वर्ष में जो करेगा उससे वैश्विक राजनीति पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज औपचारिक शुभारंभ किया। आज दूसरे दिन एक महत्वपूर्ण सत्र में G20 देशों के प्रतिनिधियों के बीच संस्कृति पर चर्चा हुई। इस बैठक में आज और कल संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं होनी हैं। वो 4 विषय हैं: सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक के औपचारिक शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आपसी संबंधों को बनाए रखने में संस्कृति का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि संस्कृति अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी कारगर होती है। वहीं बैठक के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत से ले जाई गई 25 मूर्तियां विदेशों से वापस भारत लाई गईं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि संस्कृति को लूटने का इतिहास बहुत पुराना है और भारत अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए गंभीर है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य और एक आत्म मानववाद की अवधारणा बहुत पुरानी है और भारत इस पर काम करता आया है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि सदस्य देश भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 कार्य समूह की बैठक के सभी विषयों पर लगभग सहमत हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जोर सभी देशों की संस्कृति को बढ़ावा देने, उसे संरक्षित किए जाने और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आने वाली पीढ़ियों के बीच पहुंचाने पर है। साथ ही जानकारी दी कि बीते 8 साल के दौरान तकरीबन 250 भारतीय धरोहर पुराविशेषों की स्वदेश वापसी हुई है, जो पहले के मुकाबले कई गुना है। खालिस्तानी समर्थक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सहयोगी समेत 6 को एनआईए ने देश भर में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर साठगांठ का पता लगाने के लिए 8 राज्यों में 76 स्थानों पर एनआईए ने 2 दिन पहले ही छापेमारी की थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में लकी खोखर है, जो कनाडा के घोषित आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शदल्ला का करीबी सहयोगी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मारे गए छापों में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बरार के सहयोगी शामिल हैं। एनआईए की जांच में अब तक ये सामने आया है कि कई अपराधी जो कि पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भाग गए और विभिन्न राज्यों की जेलों में बंद अपराधियों के साथ मिलकर वहां से अपने आतंक और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे।
ये गैंग ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, हवाला और जबरन वसूली और हत्या अपराधों को अंजाम देते थे और पैसा इकट्ठा करते थे। इस तरह के आतंकी नेटवर्क और उनकी फंडिंग को खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी समारोह में शामिल हुए। पुरस्कार के लिए 128 कलाकारों का चयन किया गया है। प्रदर्शन कला के क्षेत्र की 10 प्रतिष्ठित विभूतियों को भी एकेडमी फेलोशिप के रूप में चुना गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभ्यता द्वारा हमारी भौतिक उपलब्धियां सामने आती हैं, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आधुनिक युग में हमारी संस्कृति और मूल्य और उपयोगी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कलाएं सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण हैं। संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कला, संस्कृति और विरासत गौरवशाली इतिहास के प्रति आकर्षित हो रही। मोदी सरकार कलाकारों की कला को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संगीत से हम शिक्षा लेते हैं और कोई भी कला प्रेमी जब अपनी प्रस्तुति देता है तो वो सरस्वती की आराधना करता है। कर्नाटक के बेल्लारी में भाजपा द्वारा आयोजित विजय संकल्प समावेशी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं। जेडीएस को दिया गया आपका एक एक वोट कांग्रेस को जाने वाला है। सोशल मीडिया पे भ्रामक और गलत खबरों को लेकर सरकार गंभीर है और इन्हें फैलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम कर रही पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने समय समय पर चलाई गई तमाम गलत खबरों को उजागर किया है। सोशल मीडिया में एक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बिजली की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट के लिए ग्राहकों को अपने बिलों को अपडेट करने की आवश्यकता है, जो प्रदान किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके किया जा सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये संदेश पूरी तरह से फर्जी और तथ्यहीन है और इस तरह की कोई भी संदेश ऊर्जा मंत्रालय ने जारी नहीं किया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को सम्मन भेजा है। ईडी ने एक्साइज घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में तलब किया है। इससे पहले सीबीआई ने भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में समन किया था। दिल्ली सरकार द्वारा 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की गई थी। इस नीति के तहत कई नई दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी और कुल 849 दुकानें खुलनी थीं। इस नीति में सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। भाजपा ने इस नीति के जारी होने के बाद आरोप लगाया है कि इससे जनता और सरकार दोनों को नुकसान हो रहा है। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली सरकार ने जासूसी कांड के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर सिसोदिया पूरी तरह से घिर गए। इस मामले में कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दी थी। लक्षद्वीप में जल्द ही एक उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। राजधानी कवारती में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सबमरीन ऑप्टिकल केबल प्रोजेक्ट के तहत काम तेजी से चल रहा है। लक्षद्वीप प्रशासक के सलाहकार ए अनबरसू ने
कवारत्ती और अगत्ती द्वीपों के बीच केबल बिछाने के काम का उद्घाटन किया। ये लक्षद्वीप के आईटी क्षेत्र के सामने आने वाली भौगोलिक सीमाओं और बाधाओं का स्थायी समाधान प्रदान करेगा। कोच्चि से शुरू होने वाली ओएफसी केबल 11 द्वीपों को जोड़ेगी। इसके साथ लक्षद्वीप बैंडविड्थ पहले चरण में 200 जीबी और बाद में 1.6 टीबी तक बढ़ जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव थीम पर आधारित विश्व पुस्तक मेले का आगाज 25 फरवरी से होगा। 9 दिनों तक चलने वाले विश्व पुस्तक महोत्सव ने अपने शानदार 50 साल पूरे किए हैं। इस साल के महोत्सव में 35 देशों के विदेशी मेहमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन, G20 के लिए अलग से पवेलियन सहित मीडिया कर्मियों के लिए भी विशेष सुविधा की गई है। मेले में युवाओं को देश और देश के गुमनाम नायकों से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। मेले में पहली बार 22 भाषाओं में 100 से अधिक किताबें देश के गुमनाम नायकों पर रहेंगी। नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने और घाट विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में से 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण को कम करने और 2 घाट विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई NMCG की कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में गंगा नदी को साफ करने के लिए विभिन्न जल मल शोधन संयंत्र से जुड़े कार्य किए जाएंगे। सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MP-LAD 2023 के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने इसके लिए नया वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा निर्देश और वेब पोर्टल 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। संशोधित दिशा निर्देशों का उद्देश्य योजना के दायरे को व्यापक बनाना है ताकि MP-LAD योजना के कामकाज, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार पर जोर देने के साथ संसद सदस्यों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाया जा सके। संशोधित दिशा निर्देशों के तहत पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। मंत्रालय के ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि संशोधित दिशा निर्देशों के तहत निधि के प्रवाह की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी, जिसकी सहायता है उसकी निगरानी प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार किया जा सकेगा। इस नई कवायद से MP-LAD योजना की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता में और अधिक सुधार होने की संभावना है। पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो ने भटिंडा से आप विधायक अमित रतन कोटफट्टा को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। विजिलेंस की टीम ने विधायक को रिश्वत लेते पकड़ा था। हाल ही में विधायक के करीबी ऋषम गर्ग को विजिलेंस टीम ने 4 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अपने 75 साल के सबसे बुरे दौर में है। इस कंगाली के समय में पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त चीन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। चीन ने पाकिस्तान को $70 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। ये राशि पाकिस्तान को अगले हफ्ते तक मिलने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज न मिलने तक की सूरत में ये पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इन पैसों से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ स्थिरता आने की संभावना है। ये कर्ज पाकिस्तान को चाइना डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया जा रहा है। इस मामले पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि चाइना डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ने पाकिस्तान को कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस हफ्ते के अंत तक ये पैसे मिल जाने की उम्मीद है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा होगा,
गौरतलब है कि 10 फरवरी तक पाकिस्तान में केवल 3.2 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा बची थी। वहीं पाकिस्तान सरकार लगातार IMF और दूसरे देशों से कर्ज के लिए बातचीत करने में लगी हुई है। पाकिस्तान की कमजोर वित्तीय हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी सरकार के मंत्रियों और सलाहकारों से हवाई यात्रा के दौरान इकोनॉमी क्लास में सफर करने का आह्वान किया है। साथ ही प्रधानमंत्री शरीफ ने उनसे लग्जरी गाड़ियों के खर्च और उनके वेतन में कमी लाने की भी सलाह दी है। पाकिस्तान सरकार इन कदमों से सालाना 200 अरब रुपए तक बचा सकती है। प्रधानमंत्री शरीफ के मुताबिक सभी मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों को 15% खर्च कम करने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब 3 सप्ताह के आयात करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान लगातार IMF से 1 अरब डॉलर का ऋण लेने का प्रयास कर रहा है, जो उसे अब तक नहीं मिल पाया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई में 11 लोग मारे गए, जिसमें 4 बंदूकधारी और 4 आम नागरिक शामिल हैं। वहीं इजरायली सैनिकों की इस रेड में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने नाब्लस में अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि उग्रवादियों को हिरासत में लेने की कोशिश के दौरान सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि कार्रवाई में उनका कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ है। पूर्वी अफ्रीकी देश मेडागास्कर में चक्रवात फ्रेडी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। सरकार के मुताबिक फ्रेडी की वजह से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा के झोंके देखने को मिले, जिससे घरों की छतें भी उड़ गईं और इलाके में बाढ़ भी आ गई। चक्रवात की वजह से 2200 से ज्यादा घर तबाह हो गए और 11,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। जर्मनी ने 2 ईरानी राजनयिकों को निष्कासित कर देश छोड़ने को कहा है। ईरान में मंगलवार को ईरानी जर्मन नागरिक और अमेरिका निवासी जमशीद शर्माद को आतंकी गतिविधियों में दोषी करार देने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालीना बेयरबॉक ने कहा कि उन्होंने बर्लिन में ईरान के दूतावास को बताया है कि हम जर्मन नागरिक अधिकारों का हनन स्वीकार नहीं करेंगे। जर्मन सरकार ने बताया कि ईरानी दूतावास के 2 सदस्यों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है तथा उनसे संक्षिप्त नोटिस पर जर्मनी छोड़ने को कहा गया है। चीन से सटी सीमा से लगभग 82 किलोमीटर दूर तजाकिस्तान में आज तड़के जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप से जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है। अमेरिका के उत्तरी मैदानों और ऊपरी मध्य पश्चिम इलाके में भारी बर्फबारी और तूफान की वजह से सैकड़ों स्कूल बंद करने पड़े। पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका से पूर्व की तरफ बढ़ते तूफान की वजह से कुछ इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी और करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं देखने को मिली। तूफान की वजह से अमेरिका में करीब 3,500 फ्लाइट्स विलंबित या रद्द की गईं। वहीं इस दौरान कई जगहों पर सड़क के जरिए यात्रा करना भी संभव नहीं था। तूफान की वजह से सैकड़ों स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर के शिक्षा प्रशासन ने करीब 29,000 विद्यार्थियों के लिए बाकी बचे सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सिक्किम में 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिक्किम देश का ऐसा राज्य है जो नए भारत के निर्माण में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कठिन मेहनत से अहम भूमिका निभा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में संसद और विधानसभा को जनता और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और भावी कार्रवाई और साइबर बुलिंग जैसे विषयों पर
विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह सहित कई गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। और अब बात खेल की। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मौजूदा टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज की है। उसे केवल इंग्लैंड के खिलाफ 11 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो 5 बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार भी खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच जीते हैं और ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ऐसे में आज का ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडन मार्करम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मार्करम ने हाल ही में संपन्न हुई दक्षिण अफ्रीका की टी20 फ्रेंचाइजी लीग में भी सनराइजर्स फ्रेंचाइजीज की टीम की कमान संभाली थी। उन्होंने SA20 में अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया था। SA20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की कप्तानी एडन मार्करम के हाथों थी। 6 टीमों की इस लीग में सनराइजर्स का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। लीग के फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स फ्रेंचाइजी ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को हराकर टाइटल जीता था। SA20 लीग में अपनी टीम की इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए सनराइजर्स फ्रेंचाइजी ने IPL में भी एडन मार्करम को ही यह जिम्मेदारी निभाने के लिए चुना। IPL 2023 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। 31 मार्च से शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट के लिए दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर को टीम की कमान सौंपी है। दिल्ली को ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में किसी खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपनी थी। ऐसे में पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर डेविड वार्नर को कप्तान बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं भारतीय स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।